101 साल तक जम्मू कश्मीर के ऊपर रूल करने वाले और जम्मू कश्मीर को एक स्टेबल और पीसफुल पॉलिटिकल यूनिट बनाए रखने वाले डोगरा महाराजा हुए हैं 4। और इनमें से ज़्यादातर 2 को ही ज़्यादा याद किया जाता है। एक महाराजा गुलाब सिंह को, जिन्होंने मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को तश्कील किया, इस्टेब्लिश किया, और महाराजा हरी सिंह को, जो आखिरी रूलर थे और उसके बाद ट्रांजिशन हुई सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की तरफ से। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि कौन थे सबसे बेहतर, तो मैं कहूँगा महाराजा रणबीर सिंह। हालांकि 50 चीज़ें हैं जो मैं गिन सकता हूं, उनको एट्रीब्यूट कर सकता हूं मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट के ऐसे ट्रेड्स, लेकिन ये बात रही, फिर से ही कभी किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। आज 2 चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। एक रणबीर पिनल कोड के जो कोड ऑफ लॉ दिया उन्होंने जम्मू कश्मीर को, उसका तो इफ़ेक्टिवली वो ख़त्म हो गया 5 अगस्त 2019 को। और दूसरी चीज़ थी जो दरबार मूव, यानी जो कैपिटल्स हैं 2 रहेंगी, श्रीनगर और जम्मू के दरमियान 6-6 महीने तक गवर्नमेंट रहेगी। ये क्योंकि दुनिया में हर जगह इस तरह से नहीं होता, बहुत कम जगहों पे होता है, होता ज़रूर है। ये भी देन थी महाराजा रणबीर सिंह की। 1872 में उन्होंने ऐसी एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी जो अब आलमोस्ट जाती नज़र आ रही है। उस पे मेरा ज़ाती नज़रिया क्या है, मैं ख़ास उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन आप आपस में इसके बारे में ज़रूर बात कीजिएगा कि आपको दरबार मूव चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। 148 साल के बाद चंद हफ्तों के कुछ डॉक्यूमेंट्स को एग्ज़ामिन करने पर और कुछ घंटों की बहस के बाद फाइनली एक अथॉरिटी ने, यानी अदालत आलिया ने, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने एक 22 पॉइंट्स उभार कर सामने लाए हैं, और जिसमें बताया है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वेदर के बारे में बात की जाती थी कि वेदर शायद रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से दरबार मूव को, प्रैक्टिस को अमल में लाया गया। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी नहीं है, और इससे जो लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो भी मजरूह होते हैं, क्योंकि 6 महीने अगर हुकूमत एक जगह है तो दूसरी जगह पे 6 महीने के लिए इफ़ेक्टिवली सारी चीज़ें बंद हैं, और वैसे वर्सा। और जो स्टेट के इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं उनको हर साल में 2 बार एक्सपोज करना, 300 किलोमीटर तक ट्रकों में लेकर जाना, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और उससे जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है वो भी इम्पेरिल होती है, और इतने हज़ारों की तादाद में जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको लेकर जाना, और जो ख़र्चे होते हैं इसके ऊपर वो भी जो एक फ़ाइनेंशियली ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट स्टेट जम्मू कश्मीर जैसी यूनियन टेरिटरी, उसके ऊपर ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी ज़्यादती है। लिहाजा इन नुकात के बेसिस के ऊपर हाई कोर्ट ने कहा कि इन सारी के बेसिस के ऊपर ये लगता है कि इसमें कोई जवाज़ियत बनती नहीं है कि दरबार मूव जैसी प्रैक्टिस जारी रहे। लेकिन हम इसमें फ़ैसला नहीं लेंगे। हम ये कह देते हैं कि ये भेज दिया जाए होम सेक्रेटरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को जम्मू कश्मीर में, कि वो इसके बेसिस के ऊपर अपना फ़ैसला ले लें। मान लीजिए अगर मैं होम सेक्रेटरी हूं और ये जो नुक्ते बनाकर एक एनालिसिस करके हाई कोर्ट ने भेजा है मेरे सामने रखा जाए, तो मैं 1 मिनट देरी नहीं लगाऊंगा, मैं कहूँगा कि ये बंद कर देनी चाहिए ये प्रैक्टिस। अब क्योंकि हाई कोर्ट के ज़ेर गौर मामला नहीं है, उन्होंने बॉल जो है वो गवर्नमेंट की कोर्ट में भेज दिया है, तो लिहाजा मैं भी इसके ऊपर तबसरा कर लेता हूँ। मैं प्रैक्टिस है 148 साल की, लेकिन पसंद किसी को नहीं है। हर आदमी इसको तब्दील करना चाहता है। आज से कल ही की बात है, लगभग 33 साल पहले एक ख़ज़ां का मौसम था, अभी ऑटम शुरू ही हो रहा था। फ़ारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने एक कोशिश की थी, एक आइडिया फ्लोट किया, कैबिनेट की मीटिंग में लाया कि ज़्यादातर दफ्तर जो हैं उनको श्रीनगर में ही हम स्टेशन रखते हैं। तो इमीडिएटली उसके फॉल आउट में जम्मू में एक मैसिव स्ट्राइक हो गई, और वो इतने दिनों तक स्ट्राइक चली कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को, अपने होम मिनिस्टर बूटा सिंह को भेजना पड़ा जम्मू कश्मीर में। उन्होंने ये ऑर्डर रिसाइन करवाया, जम्मू के लोगों के साथ बात की, हड़ताल वापस हुई, और नवंबर के पहले हफ्ते में, पहले सोमवार को, हस्बे मामूल जैसे 100 कुछ साल से तब तक दरबार मूव हुआ करता था,
मामूल के ऊपर बिल्कुल वैसे ही दरबार मूव हो गया, लेकिन अब की बार हड़ताल हो गई कश्मीर में। उन्होंने कहा कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है। आपने पहले तो ये ऑर्डर करना ही नहीं था, अगर आपने किया तो आपने जम्मू वालों के सामने घुटने क्यों टेक दिए। ये डिबेट लिहाजा आज की नहीं है, ये डिबेट कई सालों से चली आ रही है। अगर आप जम्मू में किसी से पूछें कि दरबार मूव क्यों होता है, तो आपको यकीनन, आप पूछ कर देखिएगा, ज़रूर मेरी बातों पे मत जाइएगा, आपको यकीनन ये बताया जाएगा कि ये जो कश्मीरी पॉलिटिकल एलीट हैं, इनसे जम्मू की गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है और लिहाजा ये मई के महीने का इंतज़ार भी नहीं करते, ये अप्रैल में ही भाग निकलते हैं कश्मीर के लिए। और अगर आप कश्मीर में पूछें किसी से कि दरबार मूव क्यों होता है, तो वो कहेंगे कि वो जो डोगरा महाराजा थे, वो उनको कश्मीर के साथ बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी, वो छोड़ देते थे कश्मीर को अकेला, खुदा के हवाले कर देते थे। सर्दियों में जब चिल्ले कलां होता था, जब सख्त किस्म की ठंड होती थी, वो तो नवंबर का भी इंतज़ार नहीं करते थे, वो अक्टूबर के महीने में ही चले जाया करते थे। ये कोई मेनन स्ट्रीट का व्यू नहीं है। बेशुमार किताबें बड़े बड़े ऑथर्स ने जो लिखी हुई हैं, वो यही बात, यही आर्ग्यूमेंट उसमें प्लेस करते हैं कि मौसम की वजह से हुआ। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि ये मौसम की वजह से ही दरबार मूव हुआ करता था। आज हाई कोर्ट ने जो कागजात एग्जामिन करवा के अपना व्यू दिया है, जाहिर सी बात है कि वो कागजात भी स्टेट गवर्नमेंट ने ही सप्लाई किए होंगे, किसी थके हुए ब्यूरोक्रेट ने भी यही लिख कर भेज दिया कि हाँ जी ये मौसम की वजह से हुआ। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अब तो हमारे पास जो इंडिकेशंस हैं वेदर की रियल टाइम, वो मौजूद होती हैं। ये कौन सी सेंचुरी है जिसमें हम मौसम की वजह से गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दें, 300 किलोमीटर दोनों कैपिटल्स के बीच हम शटल करते रहें। मेरे ख्याल से ये ऐसी इतनी आसान बात नहीं है, ये इससे भी बड़ी वसी बात है। असल में ये जो डोगरा महाराजा थे जिन्होंने मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाई थी और 101 साल जिन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी कही थी, सिर्फ डोगरा महाराजा ही नहीं बल्कि जो वो वक्त भी है 101 साल का, उसकी हमारे पास कोई बहुत बेहतरीन, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत ऑथेंटिक, अनबायस्ड और वेल रिसर्च हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इस दौर का जो एक बड़ा बड़ा मैसिव हिस्टोरिकल डेफिसिट है। चंद किताबें हैं जो वजीफ़ा खार लोग थे महाराजाओं के दरबार में, उन्होंने किताबें लिखी होंगी, या उसके बेसिस के ऊपर जो लोग एक जज्बाती जो मोहब्बत रखते थे उसके बेसिस के ऊपर लिखी होंगी। लेकिन क्रिटिकली जो स्टेट क्राफ्ट था, जो पॉलिटिक्स थी उस दौर की, जो सिस्टम जो है स्टेट के अफेयर्स किस तरह से चला करते थे, फॉरेन रिलेशन किस किस्म के थे, मिलिट्री का तरीक़ाकार क्या था, उस पर बहुत अच्छा लिटरेचर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। अगर है भी तो कोई यूनिवर्सिटी की ताकों के ऊपर होगा, क्योंकि फ्रेश किताबें जो एक आपको रिफ़्रेश करती हैं, आपकी रीडिंग को एक अच्छा फ्लेवर देती हैं, वो मौजूद नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मुझे ये समझ आई है कि कश्मीर वादी जिसके साथ मुग़लों ने मोहब्बत की, यानी अकबर के लिए एक बहुत बड़ी आकर्षण था, एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था कश्मीर में, और 2-3 बार कोशिश करने के बाद वो आए लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अफ़गान आए, सिख आए, अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कश्मीर में, वो डोगरों के लिए भी एक बहुत प्राइज्ड पोजेशन थी। डोगरे कश्मीर वैली को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, श्रीनगर को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे डोगरे। ये एक वजह है कि जो महाराजा गुलाब सिंह के बारे में मैं ये भी बता दूं कि वो शायद जो दुनिया भर में बादशाह रहे होंगे, किंग रहे होंगे, या महाराजा टाइप्स लोग जो रहे होंगे, बहुत कम ऐसे रहे होंगे जिनमें से गुलाब सिंह एक थे, जिन्होंने अपने जीते जी पावर एब्डिकेट कर दी थी अपने बेटे के हक़ में। जो महाराजा रणबीर सिंह को उन्होंने महाराजा बना दिया था और ख़ुद उन्होंने ले ली थी कश्मीर की गवर्नरशिप। कहने का मतलब ये है कि जब ज़िंदगी के उन्होंने आखिरी साल जो हैं वो कश्मीर में गुजारे, उनको कश्मीर के साथ इस किस्म की मोहब्बत थी। जब रणबीर सिंह आए तो इन्होंने भी ज़्यादा दिलचस्पी कश्मीर में ही ली। उसके बहुत सारे एविडेंसेस हमारे सामने मौजूद हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट
आप जितनी भी देखते हैं, आप इंडस्ट्रीज़ देखते हैं और जो बाकी चीज़ें सड़कों के एतबार से आप देखते हैं, वो आपको ज़्यादा कश्मीर में नज़र आती हैं उस 101 साल के बाद में। शेख अब्दुल्ला ने क्या किया वो तो कहानी रहने दीजिए, जो 47 से पहले की बात है। आपको ज़्यादा डेवलपमेंट कश्मीर में मिलेगी, यानी चिनाब यहाँ पे है, पानी के इतने बड़े झरने, इतने बड़े दरिया हैं, लेकिन जो पहला पावर प्रोजेक्ट है वो ऊड़ी में है, वहाँ से आपको आसानी से बिजली दस्तयाब होती थी। आप ब्रिटिश इंडिया में जाते थे, यानी हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में आप जाते थे, तो आपके जाने के लिए जो सबसे बेहतरीन पहला मोटरेबल रास्ता था वो भी कश्मीर से आप ऊड़ी जाएंगे, ऊड़ी से आप मुजफ्फराबाद जाएंगे, वहाँ से कोहाला जाएंगे और वहाँ से आगे जाकर आप रावलपिंडी में दाखिल हो जाएंगे और उधर से घूमकर आप पंजाब में या दिल्ली में भी जाना हो वहाँ पे जाएंगे। ये जो रोड आज हमारी पंजाब को जा रही है लखनपुर से होते हुए, ये तो 47 के इर्द गिर्द तब जाकर ये हंगामी हालात में बनानी पड़ी। जो जम्मू से रास्ता था वो सुचेतगढ़ से था, लिहाजा जो ज़्यादातर डेवलपमेंट थे, ज़्यादा इंटरेस्ट था वो कश्मीर में था। और जब एक ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल या कोई बहुत बड़े ऑफिसर ने एक बार जब कश्मीर आना था, ये 1876 की बात है, तो महाराजा रणबीर सिंह ने एक शॉल कमीशन किया जो उनको वो गिफ्ट करना चाहते थे। ये शॉल काफ़ी देर से बन रहा था, लेकिन इस शॉल का जो बेस बनता है, सारी चीज़ें इसके लिए इकट्ठी की जाती हैं, इसको कई साल लग गए इसको शॉल को बनाने में, और ये उनको वो तोहफ़ा देना चाहते थे। ये शॉल असल में श्रीनगर शहर का मैप था, और जो श्रीनगर की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो इस शाल में बहुत खूबसूरत तरीके के साथ वीव की गई थी, और फ़ारसी में उनके नाम भी लिखे गए थे। इसमें भी एक अपनी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी, कल्चरल इम्पोर्टेंस भी वो शो करना चाहते थे कि श्रीनगर उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब ग्रेजुअली, क्योंकि कश्मीर की एक जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस किस्म की थी कि ट्रेड जब शुरू हो गया बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, जब बड़े पैमाने के ऊपर सिल्क रोड की आर्टरीज सारी जो हैं वो यहाँ से गुज़रती थी, तो वो बेशुमार आप किताबें हैं, वो जो उन दिनों के सारे जो इकनॉमिक रिपोर्ट्स हैं, साल में कितना ट्रेड हुआ करता था, कौन सी चीज़ें सेंट्रल एशिया से आती थी और कौन सी चीज़ें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से सेंट्रल एशिया में जाती थी। श्रीनगर बहुत बड़ी मंडी थी, श्रीनगर उस ट्रेड का बहुत बड़ा मरकज़ था। और श्रीनगर में आप बहुत सारे कश्मीरियों को, आप जो कास्ट होती है उनकी आप देखते होंगे, उनको पंजाबी बोलते हैं, यानी मुस्लिम कश्मीरी स्पीकिंग, लेकिन पंजाबी बोलते हैं। वो पंजाब से आके नहीं बसे हुए हैं कश्मीर में, वो कश्मीर से तजारत करने के लिए जाते थे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी साउथ इंडिया तक जाते थे। अब ये क्योंकि पुराना प्रोविंस पंजाब था तो उनको पंजाबी ट्रेडर कहा करता था, ये मर्चेंट कम्युनिटी, ट्रेडिंग कम्युनिटी, इस तरह से करके। या अब जब ये कश्मीर बन गया एक इम्पॉर्टेंट एंट्रीपो, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट बन गया, तो आपको अटेंशन भी ज़्यादा कश्मीर में देनी थी। दूसरी चीज़ थी कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्रिटिश इंडिया एम्पायर है, ये सेंट्रल एशिया की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर ये बहुत वेरी थे, उनको लेकर ये बहुत बड़े टेंशन में रहते थे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की आप आज की जो हमारी इमेजिनेशन है, जम्मू कश्मीर ऐसा तो तब नहीं ना हुआ करता था। आज अब श्रीनगर जाते हैं तो 6-7 घंटे में आप कुपवारा से भी, बारामूला से भी, आप कश्मीर के किसी भी हिस्से से घूमकर वापस आप शाम को सुबह निकलो तो शाम को आप वापस श्रीनगर, या देर रात आप वापस श्रीनगर पहुंच सकते हैं। तब तो गिलगित, हुंजा, यासीन, ये तो कितनी दूर दूर की टेरिटरीज थी। तो महाराजा को इस बात का ख्याल था कि जम्मू तक खबर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी, लिहाजा एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है वो श्रीनगर में होना चाहिए, और ताकि 6 महीने श्रीनगर में बैठा जाए, एक श्रीनगर और जम्मू के बीच में, कश्मीर और जम्मू के बीच में एक इमोशनल इंटीग्रेशन भी बनी रहे, लोगों के साथ तालमेल भी रहे, ट्रेड को भी कंट्रोल किया जाए और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को भी कंट्रोल किया जाए। बुनियादी तौर के ऊपर ये रीज़न था, ये स्टेट क्राफ्ट का एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से कैपिटल इंश्योर की गई थी कि कश्मीर में ज़्यादा हो। अगर आप कैलेंडर्स देखें कि कब कब कैपिटल मूव किया करती थी, जब थोड़ा पोस्ट 1947 में तो हो गया ना कि आप अप्रैल के आखिरी फ्राइडे को आप ताले लगाएंगे यहाँ पे, और मई के पहले सोमवार को आप श्रीनगर में खोलेंगे। इसी तरह से अक्टूबर के आखिरी फ्राइडे को आप श्रीनगर में ताले लगाएंगे, और नवंबर के पहले सोमवार को आप जम्मू में खोलेंगे। ये प्री 47 में अगर आप थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो
तब सारा इस तरह से कैलेंडर जो है वो इस तरह से नहीं होता था। श्रीनगर में कई बार ज़्यादा महीने लग जाते थे, और कई बार जब स्पेशल रिक्वायरमेंट होती थी तो महाराजा और अपने उनके बहुत सारे वज़ीर, उनके बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स, वो कई महीनों तक भी जाकर कश्मीर में रहा करते थे। ये कुछ बैकग्राउंड इस किस्म की है। अब कोर्ट में आज एक यह बात भी पूछी गई, या पहले एक बार ये जिक्र किया था कि किन सर्कमस्टांसिस में इसको दरबार मूव की प्रैक्टिस को शुरू किया गया था। क्या वो सर्कमस्टांसिस आज भी वैलिड हैं या नहीं है? जाहिर सी बात है आज वो सर्कमस्टांसिस वैलिड नहीं है, या उस किस्म का जो आपके पास लेजरली टाइम हुआ करता था या रिसोर्सेज हुआ करते थे, जाहिर सी बात है आज नहीं है। और 22 पॉइंट्स जो या 20 पॉइंट जो हाई कोर्ट ने आज उजागर किए हैं कि इनके बेसिस के ऊपर लगता है कि ये अवाम के इंटरेस्ट में दरबार मूव की प्रैक्टिस कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, उनमें से एक भी जो फैक्टर है वो डिस्प्यूटेबल नहीं है, वो सारे के सारे वैलिड हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि रिसोर्सेज के ऊपर भी ड्रेन होता है। आपको 10 दिन के लिए साल में 2 बार गवर्नमेंट को कम्प्लीटली शट डाउन करना पड़ता है, आपको इतने रिकॉर्ड्स को मूव करना पड़ता है। लेकिन अब मामला ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। स्टेटस को जम्मू कश्मीर में हमेशा हर फ़र्द ने, हर शख्स ने, या हर सोशल या पॉलिटिकल यूनिट ने चाहा है कि वो तब्दील होना चाहिए। अब वो जब तब्दील होना चाहिए, वो ये क्योंकि उसके पीछे हमारे जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स, सोशल डायनेमिक्स कुछ इस किस्म के हैं कि हमारी ज़िंदगी सारी सस्पिशन के बेसिस के ऊपर है। हमें लगता है कि ये जो चीज़ हो रही है इसका मुझे नुकसान है, दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, लिहाजा इसको तब्दील करवाते हैं, उसका तो फ़ायदा ख़त्म होगा, शायद मुझे फ़ायदा होना शुरू हो जाए। कुछ महीनों के बाद पता चलता है कि वो तो अपने यहाँ ठीक से बैठा हुआ है, लेकिन मुझे ही थोड़े सारे उसके नुकसानात होने शुरू हो गए। तब जाकर कहते हैं तो कहते जी अब ये तो तब्दील नहीं किया जा सकता है। जाहिर है कि जब हाई कोर्ट में डिस्कशन चल रही थी, उन्होंने किसी भी सेंटिमेंटल इशू को फैक्टर इन नहीं किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, साइंटिफिक सारी वो चीज़ें उन्होंने फैक्टर इन की थी। लेकिन सॉल्यूशन क्या जम्मू कश्मीर ही यूनिक है जहाँ पे ऐसी एस्पिरेशंस हैं, इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कल्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं कि इस तरह से होनी चाहिए? दुनिया में तो बेशुमार एग्जांपल्स हैं। साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल्स हैं, यानी अनगिनत एग्जांपल्स आपको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलेंगी जहाँ पे इस तरह से हो रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में भी जम्मू कश्मीर अकेला नहीं है, इस स्केल पे नहीं, लेकिन किसी छोटे स्केल पे कैपिटल का जो तबादला है इस तरह से वो महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में 1953 का पैक्ट है जिसको नागपुर पैक्ट कहा जाता है, देख लीजिएगा इसके बारे में। महाराष्ट्र में मुंबई प्रॉपरली कैपिटल है, लेकिन नागपुर में लेजिस्लेचर का सेशन कम से कम 6 हफ्ते के लिए अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और सिस्टम सारा मूव करता है नागपुर के लिए, ऑब्वियसली जितना जम्मू और श्रीनगर में करता है इस स्केल पे नहीं करता। जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं आप लेजिस्लेचर के लिए वहाँ पे जाते हैं। मोस्ट रिसेंटली 2017 में हिमाचल प्रदेश ने फैसला लिया, कैबिनेट का डिसीजन है कि धर्मशाला सेकंड कैपिटल रहा करेगी हिमाचल की। पहली कैपिटल शिमला है और दूसरी कैपिटल धर्मशाला रहेगी। वहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट वगैरह इस्टेब्लिश करके सारी चीज़ तैयार कर दी, जहाँ पे मिनिस्टर्स, कमिश्नर्स वगैरह सब लोग आकर बैठ सकते हैं। और ज़्यादा रिसेंटली इसी साल जनवरी में करनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती के ये 3 कैपिटल्स रहेंगी आंध्र प्रदेश की। ऐसा आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेशन जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने लाया है वहाँ पे। लिहाजा ऐसी इमोशनल और कल्चरल रिक्वायरमेंट्स मुल्क में बहुत सारी जगह हैं। लेकिन हमारे पास मध्य प्रदेश जैसी लार्ज स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश जैसी लार्ज स्टेट्स हैं। भोपाल में क्या होता है, बहुत सारे लोग इंदौर में हैं, उनको तो इस बात का पता भी नहीं होगा कि भोपाल किस तरह से चलता है। लखनऊ में क्या होता है, इलाहाबाद में बहुत सारे, इलाहाबाद और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में से हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लखनऊ देखा भी नहीं होगा। सिमिलरली कश्मीर और जम्मू में थोड़ी सारी जो ट्रैवल होता है बीच में वो बहुत ज़्यादा है। बिजनेसेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमारे जो मर्चेंडाइज़ है विंटर में काफ़ी ज़्यादा काम जम्मू में होता है। जम्मू के लोग जाकर कश्मीर में इतने बिजनेसेस नहीं इफ़ेक्ट करते, टूरिज़्म अफेक्ट करते हैं, लेकिन कश्मीर के लोग जम्मू में आकर बिजनेसेस को एनहांस करते हैं।
पठानकोट एक वक्त में बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, अब वो नहीं है, तो क्या पठानकोट सरवाइव नहीं कर रहा है? कश्मीर और जम्मू दरबार मूव के बिना भी सरवाइव कर देगा, लेकिन कैपिटल कहाँ पे रखी जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आपको श्रीनगर और जम्मू के दरमियान में कहीं पे कैपिटल रखनी है, तो हाईवे का आपको अंदाज़ा है कि एक बारिश होती है तो 3 दिन के लिए सारी की सारी सड़कें वहाँ पे बंद हो जाती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी भी इशू के ऊपर अपनी ज़ाती राय दे दूं कि ये ऐसे कर लेना चाहिए, लेकिन ये दिलचस्पी का है। अगर इस पे मुझसे कोई पूछ ले कि क्या होना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि जिस प्रोसेस को 148 साल लगाकर सिंचा है, उस प्रोसेस को बंद नहीं करना चाहिए, उस प्रोसेस को चलते रहना देना चाहिए, उसको स्मार्ट बनाना चाहिए, उसको एफिशिएंट बनाना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फास्ट अच्छी बनानी चाहिए उसके, ताकि एक्सचेकर के ऊपर भी और रिसोर्सेज के ऊपर भी बर्डन ना हो। अगर किसी वेस्टर्न सोसाइटी में इस तरह की प्रैक्टिस 150 साल से चल रही होती, मैं जब भी वेस्टर्न सोसाइटी का नाम लेता हूं तो कई दोस्त मुझे प्राइवेटली कहते हैं कि भी तुम्हें इंडियन सिविलाइजेशन का ख्याल नहीं है, तुम वेस्टर्न सोसाइटी के एग्जांपल्स देते हो। हमारी सिविलाइजेशन तो वाकई सबसे बेहतर है, लेकिन ये लोग थोड़ा इनोवेटिव ज़्यादा है। अगर किसी वेस्टर्न सोसाइटी में ये प्रैक्टिस चल रही होती तो उन्होंने आज तक इसको कई साल पहले जो दरबार मूव होता है साल में 2 बार, इसको एक बायनियल फेस्टिवल बना दिया होता, टूरिज़्म का एक कल्चर का फेस्टिवल बना दिया होता, और मुल्क भर से और दुनिया भर से लोगों को बुलाते, दावत देते, पैसे भी कमाते और अपना नाम भी बढ़ाते, और ये बताते देखिए ये एक कल्चर है, ये एक तरीका है जिसको हमने 150 साल तक सस्टेन करके रखा हुआ है। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी उसी सूरत में है अगर आप उसको सिस्टम को स्मार्ट और एफिशिएंट बनाएं। अगर आप अभी भी 300 या 200 ट्रकों में 300 किलोमीटर सड़क पे 100 करोड़ रुपया एक बार, 100 करोड़ रुपया दूसरी बार अगर खर्च करके आप चलाते रहें सिस्टम को, तो जाहिर सी बात है कि दरबार मूव किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। आप भी इस पर रिफ्लेक्ट कीजिए, आप भी इस डिस्कशन में शामिल होइए। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।